हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। अब ये क्या होता है चलिए इसको इन डिटेल देखते हैं सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। द स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय नोइंग देयर स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओके, ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है इसको हम लोग बेसिकली के से डिनोट करते हैं। सो द स्टेबिलिटी इज गवर्न बाय द मेटल लिगैंड इंटरैक्शन। अब ये मेटल लिगैंड का इंटरैक्शन क्या होता है चलिए ये समझते हैं। सो इन दिस द मेटल सर्व्स एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर while the ligand as Lewis base। ओके, अब ये ligand Lewis base क्यों बोला उन्होंने और ये मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्यों बोल रहे हैं वो लोग, ध्यान से देखिए। आपका जो मेटल आयन होता है, आपका जो मेटल आयन है उसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल है और ये जो आपका d ऑर्बिटल है ये d ऑर्बिटल वैकेंट होता है। वैकेंट मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन आके बैठ सकता है। सो मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, उसके पास वैकेंसी है। और जो हमारा लिगैंड है, सपोज मैं Cn माइनस की बात कर रहा हूं, ये जो मेरा लिगैंड है इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो इसीलिए ये लिगैंड जो हो गया वो क्या हो गया आपका, वो लिगैंड आपका इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया। और इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब उसको हम लोग लेविस बेस बोलते हैं। और ये आपका मेटल इसके पास d ऑर्बिटल है और वो d ऑर्बिटल खाली है, उसमें जगह है, उसमें इलेक्ट्रॉन आके बैठ सकता है। तो इसीलिए इट इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। सो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेविस एसिड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लेविस एसिड बोलते हैं। सो इसीलिए ये लेविस एसिड के जैसा बिहेव करता है और जो आपका लिगैंड है वो लेविस बेस के जैसा एक्ट करता है। यानी यहां पर आप देखेंगे लेविस एसिड और लेविस बेस टाइप ऑफ इंटरैक्शन हो रहा है बिटवीन योर मेटल एंड लिगैंड। ओके, सो स्ट्रॉन्गर द इंटरैक्शन ग्रेटर इज स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जितना ज्यादा इंटरैक्शन होगा आपके मेटल और लिगैंड के बीच में उतना ही ये जो इनके बीच का बॉन्ड है, ये जो इनका इंटरैक्शन है, ओके, जो इनकी स्टेबिलिटी है वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आई एम अगेन रिपीटिंग, जितना मेटल और लिगैंड के बीच में ओवरलैप ज्यादा होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होगा उतना ही ज्यादा आप का ये जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल होगा। सो इसको बेसिकली हम लोग विद द हेल्प ऑफ के डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये के क्या होता है, ये जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है ये क्या होता है चलिए इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सो कंसीडर द इक्विलिब्रियम फॉर द मेटल लिगैंड इंटरैक्शन। अब यहां पे हम लोग इक्विलिब्रियम कंसीडर कर रहे हैं बिटवीन मेटल एंड लिगैंड। सो यहां पे देखिए आपका मेटल है जिसके ऊपर ए पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका लिगैंड है जो कि एन टाइम है और इसके ऊपर एक्स माइनस नेगेटिव चार्ज है। ओके, नाउ नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये मेटल लिगैंड के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, MLN मिल रहा है। ओके, MLN मिल रहा है मतलब ये क्या बन गया, आपका कॉम्प्लेक्स बन गया। ये आपका कॉम्प्लेक्स और ये आपका लिगैंड है और ये आपका मेटल है, ठीक है, मेटल आयन है ये। सो ध्यान से समझिए, मेटल लिगैंड के साथ इंटरैक्ट कर रहा है और कॉम्प्लेक्स आपको मिल रहा है और कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा, सो इट विल बी सम ऑफ योर चार्ज ऑन मेटल प्लस योर चार्ज ऑन लिगैंड, दैट इज A प्लस एंड NX माइनस। सो यहां पे देखिए where A is nothing but what, where A is nothing but your charge on metal, where X is nothing but your charge on ligand, and where A plus and NX minus is nothing but your charge on complex respectively. Now the equilibrium constant K is given by K will be equal to product, okay, product upon, देखिए हम लोगों ने ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिया है, प्रोडक्ट लिया है और अपॉन क्या लिया हम लोगों ने, रिएक्टेंट लिया है। सो इट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट्स।
ओके, सो ये हम लोग को मिल गया K। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला हम लोग हमारा जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है फॉर आर कॉम्प्लेक्स उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। सो यहां पे आप देखिए जरा ध्यान से, यहां पे मैंने कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिए हैं, लाइक सिल्वर कंबाइंस विद साइनाइड एंड फॉर्म्स AgCN2-। ओके, सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ यहां पर कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, तो उनका जो K का वैल्यू है वो भी यहां पर दिया हुआ है। सो K का वैल्यू सबसे पहले आप देखिए कि किसका सबसे ज्यादा मिल रहा है। K का वैल्यू आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा K का वैल्यू, सबसे हाई वैल्यू आपको मिल रहा है फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, ओके, विच इज नथिंग बट K इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻33। ओके, सो मतलब जिसका भी K का वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यानी ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस टू कॉम्प्लेक्सेस। ओके, सो आई होप आपको यहां पे समझ गया है कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है यानी K, उसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो K बेसिकली, K का वैल्यू आपको पता लगाना है कॉम्प्लेक्स के लिए। जिस भी कॉम्प्लेक्स के लिए आपको K का वैल्यू ज्यादा मिलेगा वही कॉम्प्लेक्स आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब यहां पर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स विच गवर्न द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को गवर्न कर रहे हैं। ओके, सो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज गवर्न बाय चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ द मेटल आयन एंड सेकेंड वन इज नथिंग बट नेचर ऑफ द लिगैंड। अब चार्ज टू साइज रेशियो क्या होता है सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सो चार्ज टू साइज रेशियो में सबसे पहले ध्यान से समझिए कि आपका जो मेटल आयन है उसके ऊपर चार्ज क्या है ये आपको पता करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर द डाइवैलेंट मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस देयर स्टेबिलिटी शोज दिस ट्रेंड। ओके, यानी Cu2+ इज ग्रेटर देन Na2+, विच इज ग्रेटर देन CO2+, विच इज ग्रेटर देन Fe2+, which is greater than Mn2+ and again which is greater than Cd2+। so सबसे ज्यादा जो है वो कौन दिखा रहा है, Cu2+ दिखा रहा है ट्रेंड में। ओके, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, और उसके बाद Cd2+ दिखा रहा है। ऐसा क्यों Cu2+ ज्यादा क्यों दिखाता है, Cd2+ ज्यादा क्यों नहीं दिखा रहा है? सो रीजन सिंपल है, जो आपका Cu2+ है उसका जो आयनिक रेडियस है वो 69 पिकोमीटर है, और जो आपका Cd2+ है उसका जो आयनिक रेडियस है वो 97 पिकोमीटर है। दोनों के ऊपर चार्ज 2+ ही है। सो कॉपर के लिए हम लोग लिखेंगे चार्ज यानी 2 अपॉन चार्ज टू साइज रेशियो। साइज कितना है, 69 बोला इन्होंने फॉर कॉपर। और वही अगर कैडमियम के लिए आप देखोगे तो 2+ चार्ज है, तो चार्ज अपॉन उसका साइज कितना है, 97 का। तो अब यहां पे ध्यान से समझिए, 2/69 और 2/97, ठीक है। तो कौन किसका वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगा? सिंपल सी बात है, आपको इसका वैल्यू ज्यादा मिलेगा, इसका वैल्यू आपको हाई मिलेगा और इसका वैल्यू आपको लो मिलेगा। तो यही रीजन है कि जिसका वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगा, चार्ज टू साइज रेशियो जो है जिसका भी ज्यादा मिलेगा जिस मेटल आयन का, वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। और ये जो आपको यहां पर ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ये जो ऑर्डर दिखाई दे रहा है, ये ऑर्डर जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर इज कॉल्ड आयविंग विलियम ऑर्डर। ये एक्चुअली जेई या नीट में क्वेश्चन आता है, तो इसको आईएमपी कर देता हूं मैं, इसको याद रखिएगा। इस ऑर्डर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आयविंग विलियम ऑर्डर। ओके, सो बेसिकली यहां पे आपने क्या सीखा कि जिसका भी जिस मेटल आयन का चार्ज टू साइज रेशियो ज्यादा रहेगा वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो कॉपर और कैडमियम में कॉपर का चार्ज टू साइज रेशियो ज्यादा है, तो इसीलिए वो आपको ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना के देगा एज कंपेयर टू कैडमियम के। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेचर ऑफ द लिगैंड। अभी लिगैंड के नेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है हमारे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी? सो सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों यहां पे कि जो भी आपका लिगैंड, ओके, जो भी आपका लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा या स्टेबल नहीं होगा। सो अ सेकंड फैक्टर दैट गवर्न स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज related to how easily the ligand can donate its lone pair of electron to the central metal ion, that is the basicity of your ligand। मतलब कितना इजीली आपका ligand इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल आयन को, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा या नहीं होगा। जितना इजीली आपका ligand मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही ज्यादा आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल होगा। ओके, सो द लिगैंड दोज आर स्ट्रॉन्गर बेसिस टेंड टू फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। यानी जो लिगैंड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका कॉम्प्लेक्स जो रहेगा वो स्टेबल रहेगा, हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स देगा वो।
ओके, सो इसको याद रखिए, जो आपका लिगेंड जितना इजीली इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी जितना वो स्ट्रॉन्ग बेस जैसा बिहेव कर रहा है, यानी वो लेविस बेस जैसा बिहेव कर रहा है, तो उतना ही ज़्यादा आपको स्टेबल कॉम्प्लेक्स वो देगा बना के। अगर जितना ही वीक रहेगा तो आपका कॉम्प्लेक्स भी क्या रहेगा, वीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थियरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। अब थियरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस में हम लोग दो थियरी डिस्कस करेंगे, एक है वैलेंस बॉन्ड थियरी और दूसरा है क्रिस्टल फील्ड थियरी। अब ये वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या है, इसको चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सो वैलेंस बॉन्ड थियरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, और उन पोस्टुलेट्स को मैंने यहाँ पर थोड़ा इजी टर्म में आपको समझाने के लिए कोशिश किया है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सो वैलेंस बॉन्ड थियरी इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये जो हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, ये वैलेंस बॉन्ड थियरी कुछ वैसा ही है, ठीक है। यहां पर भी ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा। किसके ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा, आपका जो मेटल है उसका ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा लिगैंड के ऑर्बिटल के साथ। सो चलिए देखते हैं। सो द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नाइदर एग्जिस्ट nor can be detected spectroscopically. These orbitals, however, help us to describe structure of coordination compounds. Okay, metal ion provides vacant d orbital for the formation of coordinate bonds with ligand. सबसे पहला postulate क्या बोल रहा है, वो सबसे पहला रूल क्या है कि मेटल आयन जो है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए विथ लिगैंड, ठीक है। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपका जो डी ऑर्बिटल है, यहाँ पे देखिए जो आपका डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल जैसे ही आपका लिगैंड इस मेटल को अप्रोच करेगा जिसके पास डी ऑर्बिटल है, तो ये जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ये एक दूसरे के साथ पेयर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो पेयर अप हो जाएंगे मतलब आपका जो मेटल है वो वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल करेगा इनकमिंग लिगैंड के लिए, यानी ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे पेयर्ड हो जाएंगे और आप देख सकते हैं आपका जो डी ऑर्बिटल है अब वो वैकेंट हो गया है, उसके पास वैकेंसी क्रिएट हो गई है। और ये वैकेंसी कब क्रिएट होगी, जब आपका लिगैंड आपके मेटल आयन को अप्रोच करेगा। ओके, सो यही वो लोग यहां पे बोल रहे हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, द वैकेंट डी ऑर्बिटल अलोंग विथ एस एंड पी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। आप देख सकते हैं ये जो आपका डी ऑर्बिटल है वो तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपका जो एस ऑर्बिटल है और जो पी ऑर्बिटल है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेता है, यानी वो भी मेटल लिगैंड इंटरेक्शन में पार्ट लेता है। नेक्स्ट, the number of vacant hybrid orbital formed is equal to the number of ligand donor atoms surrounding the metal ion which equals the coordination number of metal, ठीक है। मतलब आपका जो मेटल है वो कितना ऑर्बिटल वैकेंट अवेलेबल करके देगा आने वाले लिगैंड के लिए। सो बेसिकली जितने लिगैंड अप्रोच करेंगे उस मेटल को उतना ही वैकेंसी आपका मेटल क्रिएट करेगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझिए। यहां पे सपोज टोटल 6 लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं, टोटल 6 लिगैंड्स मेटल को अप्रोच कर रहे हैं, कोबाल्ट को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट इमेजिन कीजिए, सो कोबाल्ट को 6 लिगैंड, टोटल 6 लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं, तो आपका ये जो कोबाल्ट मेटल है वो टोटल 6 वैकेंसी क्रिएट करेगा आने वाले लिगैंड के लिए। सो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लिगैंड आ रहे हैं। ओके, टोटल 6 NH3 अप्रोच कर रहा है आपके मेटल को। सो टोटल आप देख सकते हैं 6 वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है उस आने वाले 6 लिगैंड्स के लिए। ओके, सो यही वो लोग वहां पे समझा रहे हैं। और दूसरी चीज क्या बोला उन्होंने कि दिस इज नथिंग बट इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ योर मेटल। ओके, मतलब आपका मेटल जो है, कोबाल्ट जो है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर क्या है, सो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग बट 6। Okay, so that is nothing but the number of hybrid orbitals which is being available for the upcoming ligand. Okay, so यही वो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। Now next, overlap between the vacant or hybrid orbitals of the metal and filled orbitals of the ligand leads to the formation of metal ligand coordinate bond. I am again repeating, overlap between the vacant hybrid orbitals of the metal and filled orbitals of the ligand leads to the formation of metal ligand coordinate bond. यानी मेटल ने 6 ऑर्बिटल अवेलेबल कराया था आने वाले लिगैंड के लिए। ओके, टोटल कितने वैकेंसी क्रिएट किया था उसने, 6। ओके, सो यहाँ पे 6 वैकेंसी क्रिएट हुई थी, तो इसीलिए आपका जो 6 लिगैंड है वो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन
दे दिया उस मेटल को, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। ओके, यहाँ पे इंटरेक्शन हो चुका है, यहाँ पे ओवरलैप हो चुका है बिटवीन योर मेटल एंड योर लिगेंड्स। ओके, सो वही वो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो इंटरेक्शन हो रहा है लिगेंड और मेटल के बीच में, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बेसिकली यही वो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट, अभी आगे देखते हैं। द हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय द मेटल आयन पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड। ओके, क्या बोल रहे हो लोग, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय द मेटल आयन पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड। मतलब जो आपका मेटल का ऑर्बिटल होगा वो लिगेंड के जो डायरेक्शन है उसको क्या करेगा, अप्रोच करेगा। क्या बोल रहा है वो कि जो आपका मेटल है, मेटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल उस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा जिस डायरेक्शन में आपका लिगेंड आ रहा है। ठीक है, सो यही वो लोग बोल रहे हैं। यानी अगर आपका जो मेटल है उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा है तो मतलब इसी डायरेक्शन में आपका लिगेंड आ रहा है मेटल की तरफ। ओके, अगर वो ऐसा है तो आपका लिगेंड ये डायरेक्शन से आ रहा है। तो वही वो लोग बोल रहे हैं दैट द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय द मेटल आयन पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड। Okay, now next, the n-1d or nd orbital used in hybridization allows the complexes to be classified as outer orbital and inner orbital complexes। अब ये outer orbital और inner orbital complex क्या होता है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में आप बताइए मुझे कि 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है या 4s ऑर्बिटल। सो देख सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, मतलब ये लास्ट ऑर्बिटल है। ठीक है, ये लास्ट ऑर्बिटल है उस मेटल का, और ये जो 3d ऑर्बिटल है ये इनर ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है, ये इनर ऑर्बिटल है। तो मतलब यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 3d ऑर्बिटल, यहाँ पे जो 3d ऑर्बिटल है वो इन्वॉल्व हुआ है मेटल लिगेंड इंटरेक्शन में। अब वही ये वाले केस की बात करते हैं, सेकंड वाले केस की बात करते हैं हम लोग। सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं आपका जो लास्ट ऑर्बिटल है वो कौन सा है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, यानी ये आपका लास्ट ऑर्बिटल है। और आप देख सकते हैं सारे जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन में, दैट इज फॉर sp3d टू हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 4 है सारे ऑर्बिटल्स का। ओके, यानी जो आपका d ऑर्बिटल यहाँ पर इन्वॉल्व है वो 4d ऑर्बिटल है। ओके, सो 4d है, मतलब अगर मैं बोलूँ n का वैल्यू मेरा 4 है तो यहाँ पे ये कौन सा ऑर्बिटल है, तो ये मेरा nd ऑर्बिटल है, और यहाँ पे वो कौन सा ऑर्बिटल है, तो ये मेरा n-1d ऑर्बिटल है। ओके, सो ये n-1d ऑर्बिटल है और ये nd ऑर्बिटल है। तो मतलब ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, कंक्लूजन दे रहा हूँ मैं यहाँ पे कि अगर आपका d ऑर्बिटल ऐसा है, ऐसा मतलब जो आपका d ऑर्बिटल है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बाहर वाले ऑर्बिटल से एक कम है, तो फिर वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कौन सा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपका जो d ऑर्बिटल है वो अंदर वाला है। ठीक है, वो बाहर वाला नहीं है, उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो एक लेस है, यानी वो 3 है, 4 नहीं है। ओके, यानी वो n-1d है, यानी 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3d। ठीक है, सो वो अंदर वाला है। और वही अगर आपका जो d ऑर्बिटल है वो d ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ योर s and p ऑर्बिटल। सो मतलब वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कौन सा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, वो आउटर ऑर्बिटल, क्योंकि आपका जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में, वो d ऑर्बिटल बाहर के शेल का है, वो आउटर मोस्ट शेल का d ऑर्बिटल है, वो अंदर वाले शेल का नहीं है। अंदर वाला शेल का ऑर्बिटल कौन सा है, फिर ये आपका अंदर वाले शेल का d ऑर्बिटल है। ये जो d ऑर्बिटल है ये आपके बाहर के शेल का है। सो इसीलिए ये d ऑर्बिटल बाहर का है, मतलब क्या, मतलब ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और ये जो d ऑर्बिटल है वो अंदर का, इसीलिए ये क्या है, आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, दैट अगर d ऑर्बिटल लेफ्ट साइड का है तो इनर ऑर्बिटल, अगर d ऑर्बिटल राइट साइड का है तो फिर वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। Okay, so for hybridization in the outer orbital complexes, nd orbitals are used, whereas in the inner orbital complexes n-1d orbitals are used, यानी 3d ऑर्बिटल। ओके, सो आई होप आप लोगों को यहां तक समझा है। नेक्स्ट चीज यहां पे क्या बोल रहे हैं जरा देखिए, coordination number is 2, so the geometry of the complex will be linear, right?
हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो क्या रहेगा, तो वो टेट्राहेड्रल रहेगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3। अगर 4 रहेगा तो स्क्वायर प्लेनर और हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, dsp2। और अगर 6 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन रहेगा d2sp3 या तो sp3d2। बट ज्योमेट्री क्या रहेगा, ज्योमेट्री रहेगा ऑक्टाहेड्रल। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कैसे अप्लाई करना है, चलिए यहां पर ध्यान से समझते हैं। सो आपका जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू AR दैट इज 18। ओके, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, 3D एंड 4s2 लिखना है और 3D हम लोगों को 7 लिखना है। अब यहां पर आपको चेक करना है कि आपका जो मेटल है, जो आपका मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो आप अगर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपका मेटल है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम लोग। सो NH3 जो है उसके ऊपर ओवरऑल जो न्यूट्रल लिगेंड है वो मतलब 0 हो गया ये। ओके, 0 इक्वल टू 3+ और x हमको पता नहीं। सो x + 0 इक्वल टू 3। सो हम लोग क्या मिल गया, x का वैल्यू 3, यानी हमारा जो कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। ओके, सो कोबाल्ट +3 में मतलब क्या होगा, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा मतलब आपको मिलेगा ये 3d6 एंड 4s0। ओके, सो देखिए यहाँ पे 3D में 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है क्या, 2 देन 1 1 1 1, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। सो ये आपका CO3+ स्टेट में है। ओके, अब आपका जो लिगैंड, जब आपका लिगैंड अप्रोच करेगा, ठीक है, जैसे आपका लिगैंड अप्रोच करेगा आपके मेटल को यानी CO3+ को, ठीक है, अब आपका लिगैंड क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है CO3+ को, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ पेयर्ड अप हो जाएंगे, यानी ये इसके साथ पेयर हो जाएगा और ये इसके साथ पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, लेकिन लिगैंड कितना आ रहा है टोटल। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 6 लिगैंड आ रहे हैं। कितने लिगैंड आ रहे हैं, 6 लिगैंड। तो उनके लिए स्पेस कितना क्रिएट करना पड़ेगा, टोटल 6 ऑर्बिटल का। सो ये देखिए 1 2 3 4 5 6। This is the reason that why 6 orbitals are getting hybridized, because 6 ligands are approaching your metal. Okay, now next, अब एक और चीज आपको याद रखनी है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर कब होगा। ये इलेक्ट्रॉन तब पेयर होता है जब आपका जो लिगैंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब क्या, मतलब आपका लिगैंड जो है वो पावरफुल है। तो इसके लिए आपको एक सीरीज फॉलो करना पड़ता है जो कि मैंने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाला हूं। ओके, तो उसमें लिगैंड को, कौन सा लिगैंड कितना पावरफुल है, वो सीरीज देख के आपको पता चलता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, सो बेसिकली जो अमोनिया लिगैंड है यहाँ पे NH3, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, यानी ये पावरफुल लिगैंड है। और जब पावरफुल लिगैंड आपके मेटल को अप्रोच करेगा तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो यही रीजन है कि आपका NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, पावरफुल लिगैंड है, तो इसीलिए आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे पेयर्ड हो गया है। और यहाँ पे टोटल 6 ऑर्बिटल अवेलेबल हो गए क्योंकि आपका 6 NH3 लिगैंड अप्रोच कर रहा है। और आपको पता है एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है। सो ये देखिए हर एक ऑर्बिटल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। ओके, क्या है, D2sp3। D2sp3 क्यों है, क्योंकि D ऑर्बिटल के टोटल 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। ये देखिए एक दूसरा, ये दोनों D ऑर्बिटल है। ठीक है, D के 2 ऑर्बिटल, ये आपका S का 1 ऑर्बिटल और टोटल P के 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। ओके, सो इसीलिए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे। और एक और चीज, ये D ऑर्बिटल अंदर वाला है या बाहर वाला है, तो ये 3D ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है, मतलब ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ओके, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब दूसरी चीज बताइए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, एक भी आपको इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो आपको लिखना है कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये डायामैग्नेटिक है।
क्या है ये डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक है मतलब क्या, मतलब ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगेन इसके लिए पढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि हाई स्पिन। अब ये हाई स्पिन लो स्पिन कंसेप्ट क्या है? सो हाई स्पिन लो स्पिन, अब यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे लो स्पिन लिखा है। सो हाई स्पिन लो स्पिन का कंसेप्ट ये होता है कि अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसमें अगर आपको आफ्टर दिस हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है तो उसको हम लोग हाई स्पिन बोलेंगे। और अगर वहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो आपको लो स्पिन बोलना पड़ेगा उस कॉम्प्लेक्स को। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो इसीलिए ये हाई स्पिन नहीं हो सकता, ये क्या है फिर लो स्पिन है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। ओके, चलिए यहाँ पे उसको अप्लाई करते हैं सो दैट आपको समझ जाएगा। सो इन्होंने बोला है COF6 3- और हाई स्पिन बोला है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो आपका F है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड नहीं है, ये वीक फील्ड लिगैंड है। अब ये वीक फील्ड लिगैंड है मतलब ये उतना पावरफुल नहीं है। ओके, ये उतना पावरफुल नहीं है तो मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो पेयर होगा क्या? नहीं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे, क्योंकि आपका जो लिगैंड है वो उतना पावरफुल नहीं है। तो इसीलिए अगर इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे तो आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है क्या? यस, तो दिस इज द रीजन क्यों इसको हाई स्पिन बोला गया है। नेक्स्ट एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये जो आपका COF6 है इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अगेन 3+ है। ओके, सो कैसे पता चला? ये देखिए, कोबाल्ट X हो गया, F6 यानी एक F के ऊपर माइनस चार्ज 1 चार्ज, तो ये हो गया X-6 विच इज इक्वल टू 3 माइनस बोला है उन्होंने। ओके, सो ओवरऑल आपको X का वैल्यू क्या मिलेगा? +3 मिलेगा। तो यही हमारे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो कोबाल्ट का ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब आपका लिगैंड अप्रोच करेगा इस कोबाल्ट को तो वो जो कोबाल्ट है, जो आपका मेटल है, वो क्या करेगा? वो वैकेंसी क्रिएट करेगा अपकमिंग लिगैंड के लिए। सो ये देखिए टोटल कितने लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं? टोटल 6 लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं। तो इसीलिए टोटल वैकेंसी कितनी क्रिएट करनी पड़ेगी? 6 ऑर्बिटल्स की। तो इसीलिए देखें यहाँ पे टोटल 6 ऑर्बिटल जो है वो अवेलेबल किया जा रहा है अपकमिंग लिगैंड्स के लिए। और जो आपका 6F है वो आ गया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये देखिए, S, P और D। तो S P का 3 ऑर्बिटल, D का 2 ऑर्बिटल, सो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब एक और चीज समझिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपका जो फ्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगैंड है, वो पावरफुल नहीं है। ओके, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं हुआ। एक और चीज़, यहाँ पे sp3d2, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड दिखाई दे रहा है क्या? यस, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है। ठीक है, क्या है ये? अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है मतलब ये पैरामैग्नेटिक रहेगा या डायामैग्नेटिक? तो ये पैरामैग्नेटिक रहेगा। क्या रहेगा? ये पैरामैग्नेटिक रहेगा। हाई स्पिन रहेगा या लो स्पिन रहेगा? ये हाई स्पिन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, तो इसीलिए ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। NiCl4 के लिए डिस्कस कर लेते हैं। अब Na का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे? सो Na का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है यहाँ पर। ओके, सो Na 2+ कैसे है ये देखिए, X -4 इक्वल टू -2, सो X विल बी इक्वल टू +2। सो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इट विल बी Ar4s2 3d8। बट सिंस 2+ स्टेट में है तो 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यानी ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो देखिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है क्या यहाँ पे? यस, 2 2 2 दैट इज 6 +2 दैट इज 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। सो आपका ये Na 2+ स्टेट में है। अब क्या होगा? अब आपका लिगैंड इसको अप्रोच करेगा फॉर बॉन्डिंग के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो क्या होगा? अभी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा आपको, क्लोरीन ये वीक फील्ड लिगैंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है? तो मैं आपको बता दूं, क्लोरीन आपका ये वीक फील्ड लिगैंड है। क्या है ये? वीक फील्ड लिगैंड है। वीक फील्ड लिगैंड है मतलब ये उतना पावरफुल नहीं है। ये उतना पावरफुल नहीं है तो मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा क्या? नहीं, वो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। ओके, तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट आपको ऑर्बिटल अवेलेबल कराना है अपकमिंग लिगैंड्स के लिए। टोटल कितने लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं? सो टोटल 4 लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं। तो हम लोग को ऑर्बिटल कितना लगेगा? 4 ऑर्बिटल। सो ये देखिए 1 2 3 4, और ये 4 ऑर्बिटल कौन से हैं? एक S का ऑर्बिटल है और 3 P के ऑर्बिटल है, यानी sp3। सो ये देखिए हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ये कॉम्प्लेक्स क्या है आपका? ये आपका बन गया NiCl4 और 2-।
ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। नेक्स्ट एक और चीज़, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जी हाँ यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, तो ये रहेगा आपका पैरामैग्नेटिक। क्या रहेगा ये? पैरामैग्नेटिक रहेगा। और पैरामैग्नेटिक है, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन भी है तो हाई स्पिन या लो स्पिन, तो ये रहेगा आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या रहेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा। और इसकी ज्योमेट्री क्या है? इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। देख सकते हैं आप टेट्राहेड्रल। कैसे पता चला टेट्राहेड्रल? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन आप चेक कीजिए ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, और sp3 रहेगा तो मैंने क्या बोला था? टेट्राहेड्रल रहेगा। सो ये रहा टेट्राहेड्रल। और अगर d2sp3 या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा तो क्या होगा? तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ये देखिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग NiCN4। NiCN4 में ये जो आपका CN है, मैं आपको बता दूं, ये जो आपका CN है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है मतलब ये बहुत ही पावरफुल है। और ये पावरफुल है तो मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होंगे क्या? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन आपका पेयर होगा क्योंकि ये लिगैंड पावरफुल है। नेक्स्ट, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता ही है, यहाँ पे 2+ है। कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता ही है, क्या होगा? Ar 4s0 3d8। ओके, सो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा क्योंकि आपका 4Cn- अप्रोच कर रहा है किसको? आपके Ni2+ को। तो अभी 4 लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं तो इसलिए टोटल ऑर्बिटल कितना लगेगा हम लोगों को? 4 ऑर्बिटल। बट ये 4 ऑर्बिटल ध्यान से देखिए कौन से हैं। एक आपका D का ऑर्बिटल है, एक आपका S का ऑर्बिटल है और 2 ऑर्बिटल आपके P के हैं। तो इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट, यहाँ पे जो लिगैंड है, लिगैंड कितने? टोटल 4 है। सो देख सकते हो आप लोग टोटल 4 ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किया है आपके लिगैंड ने। सो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? NiCN4 द होल ब्रैकेट 2-। ओके, और ये आपका हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट, इसका ज्योमेट्री क्या है? इसका ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनार। ध्यान से देखिए क्या है ये? स्क्वायर प्लेनार। ये स्क्वायर बना रहा है और ये प्लेनार है। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखिए ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। क्या है? सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। पेयर्ड है तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। क्या होगा? ये डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक होगा। और ये हाई स्पिन होगा या लो स्पिन? तो ये आपका लो स्पिन होगा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। ओके, तो ये क्या हो गया? आपका लो स्पिन हो गया। आई होप आप लोग को यहां तक समझा है। नेक्स्ट अभी डिस्कस करते हैं हम लोग लिमिटेशन क्या था VBT का। सो इट डज नॉट एक्सप्लेन द हाई स्पिन और लो स्पिन नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। इन अदर वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड नेचर ऑफ द लिगैंड्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। कौन सा लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगैंड वीक है, या फिर ये कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन क्यों है, ये कॉम्प्लेक्स लो स्पिन क्यों है, इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वो टाइम पे। ओके, सो इसीलिए ये जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसका ये ड्रॉबैक बन गया। जैसे कि आप देख सकते हो ये साइनाइड जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड मतलब क्या? मतलब ये पावरफुल लिगैंड है। और ये पावरफुल लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पेयर्ड होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड क्यों हो रहा है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाया। नेक्स्ट, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड होगा। ओके, तो वो कलर्ड होगा। और अगर उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कलर्ड नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं NiCl4 में उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन था, उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन था तो उसका कुछ कलर भी था। और ये कलर क्यों आ रहा है ये एक्चुअल में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाया, तो इसलिए ये उसका लिमिटेशन बन गया। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस प्रिडिक्टेड फ्रॉम द VBT वुड नॉट ऑलवेज मैच द नेसेसरली विद दोज डिटरमाइंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स। ओके, मतलब जो आपको कॉम्प्लेक्स आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से प्रिडिक्ट किया कि हाँ ये ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, ये स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए, ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए, ये आपने प्रिडिक्ट किया विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, लेकिन ये हमेशा मैच नहीं होता था जब हम लोग एक्सपेरिमेंटली उस कॉम्प्लेक्स की जांच पड़ताल करते थे। ओके, सो जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली पता किया तो सर्टन हम लोगों को ड्रॉबैक पता चला कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोगों को बताता था जो कॉम्प्लेक्स के बारे में, जो स्ट्रक्चर के बारे में बताता था डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स के, वो मैच नहीं होता था एक्सपेरिमेंटल डाटा से। ओके, तो यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो भी हम लोग को डाटा देता था नॉट नेसेसरली वो हमेशा ही करेक्ट होता था, तो इसलिए ये भी इसका ड्रॉबैक बन गया। ओके, सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।